स्थिति में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो महाभियोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट, उसे लगाकर हटा सकती है। तो आपने देखा कि 3 स्टेप में ही हट सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, 3 स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। अन्य जो अंतिम पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद तब तक अपनी पदवी अवधि पूरा होने के बाद या 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई उनका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। यानी कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लास्ट तक कितना स्टेप है। यानी कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई उनका उत्तराधिकारी, समझ रहे, उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो अब कुछ चीज़ें एक एक क्लियर हुई होंगी कि एक एक स्टेप क्लियर। तो इतनी विषय वस्तु आपके क्या रखनी है, आपको याद रखनी है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित। यानी कि ये केवल पदावधि वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन निकल कर आ गए यहाँ से, 3 से 4 स्टेप। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का, इस बीच में वे कभी भी अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें हटाया जा सकता है और वह तब तक भी अपने पद पर बने रहेंगे 5 साल बाद भी, जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेगा। ये बात आर्टिकल 56 में है, जैसा कि मैंने बताया है, और इसको कहते हैं राष्ट्रपति की पदावधि। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात कर लेते हैं। शपथ यानी कि ओथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। पहले तो ये चीज माइंड में होना चाहिए, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में है, शपथ। और ये क्यों इंपोर्टेंट है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। ये 60 इंपोर्टेंट क्यों है, यानी कि ये विशेष रूप से भी कुछ इंपोर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि ये इतना इंपोर्टेंट है तो फिर ऐसा क्या विषय वस्तु देखना होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। आप जानते होंगे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची में से तीसरी अनुसूची ऐसी है भारत के संविधान में जो शपथ का प्रारूप बताती है। क्लियर? ये हमेशा याद रखना है, बात नोट में भी याद रखना है। यानी कि आप समझते होंगे कि जिस पॉइंट को मैं नोट में बताता हूँ वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है, तो हमेशा याद रखना है जिसकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में होता है ना, उसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं दिया जाता। अगर कई बार आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कर दें कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है और आपसे ऑप्शन दे दिए जाएं, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची, समझ रहे हैं, या फिर चौथी ना देकर वो मोस्टली जो देंगे वो देंगे इनमें से कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। क्लियर? अरे क्लियर है? तो जब वो जब आपको ये बात मालूम होगी ना कि तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख करती है तो सही है, लेकिन जिसकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में दिया गया है उसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं होता। यानी कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत बेहतर पॉइंट है ये, हमेशा याद रखना। जिसकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में है उसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं है। यानी कि अनुसूची 3 के में दिए गए प्रारूप के अनुसार भारत का राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता, तो किसके अनुसार लेता है, अनुच्छेद 60 में दी गई उनकी शपथ। अब ये याद रखना है उन्हें दिलाता कौन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाता है, तो अगर वो किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में याद रखना है स्टूडेंट के उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है।
यहाँ से आपके इतने फैक्ट क्लियर होने चाहिए सिर्फ शपथ। अब आपके समझ में आ रही होगी, मुश्किल से मुश्किल आप 3-4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रखें। अगर इतने क्लियर रखें तो ये समझिए शपथ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। और अंतिम इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि ये जो 2 स्टार लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं, ये अब जो मैं बताने वाला हूँ ये इसलिए लगा है। भारत की राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो आर्टिकल में दिया गया है, ना कि अनुसूची 3 में। ये बात याद रखना। और जिनकी अनुसूची 3 में दिए गए हैं उनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में नहीं होता। ये विशेष रूप से याद रखनी है पॉइंट्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है पढ़ी होगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। यानी कि संसद, इसे इस तरीके से मानिए कि संसद राष्ट्रपति को हटाती कैसे है। बस ये सिर्फ समझिए, संसद राष्ट्रपति को हटाती कैसे, क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति को हटाने का। तो एक एक विषय वस्तु याद ध्यान से सुनिए। ये पुलिस एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, स्टूडेंट याद रखेंगे। आर्टिकल 61 ये कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल से लगाया जाता है। आर्टिकल 61। अब इसके प्रोसेस को सुन लेंगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, भारतीय संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद महाभियोग लगाती है। दोस्तों इतनी बात याद रखेंगे कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता। पहले तो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है पहले, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है पहले। क्लियर? जिस सदन में भी लाया जाएगा, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, उस सदन के कम से कम 1/4, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं कुछ और हिंट बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। उस सदन के, जिस सदन में भी लाना है पहले, उस सदन के 1/4 सदस्य इस बात पर हस्ताक्षर करें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आना चाहिए। 1/4 अगर हस्ताक्षर करते हैं 1/4, तो ही उस सदन में क्या है, महाभियोग प्रोसेस आगे चलेगा। ये 1/4 उसके लिए है, केवल आगे चलने के लिए, अभी 2/3 न माने। क्लियर? यानी कि अब आपके दिमाग में इतनी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में भी पहले लाया जाएगा, उस सदन के जितने भी टोटल सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य इस बात को कहें कि हाँ, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आना चाहिए, तब ही उस सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव आएगा। ठीक? दोनों सदन यदि 2/3 बहुमत से, बहुत ध्यान से सुनिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों सदन अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दें इस विषय का, राष्ट्रपति को हटाने का, 2/3 का मतलब होता है स्टूडेंट स्पेशल मेजॉरिटी, या फिर हिंदी में बोले तो विशेष बहुमत। तो ध्यान से सुनना है, जब दोनों सदन पास कर देते हैं, दोनों सदन 2/3 बहुमत से उसे पास कर देंगे, तो अब क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को याद रखेंगे, मैं बड़े लेवल के हिसाब से भी बता रहा हूँ, वैसे तो एसआई के हिसाब से भी अच्छा है। पहले जिस सदन में भी आएगा, चाहे राज्यसभा में आओ चाहे लोकसभा में आओ, बहुत ध्यान से सुनना, पहले जिस सदन में भी आएगा, चाहे राज्यसभा में आओ चाहे लोकसभा में आओ, तो पहले जिस सदन में आएगा उसके बाद जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपने स्पष्टीकरण देने का भी अधिकार होता, यानी कि अपनी तरफ से सफाई देना, ऐसा कह दो हिंदी में। तो दूसरे सदन में सफाई दे सकते हैं, ना कि पहले में।
क्योंकि दूसरे में ही देंगे जो भी देना। ये एक मोस्टली बात याद रखनी है, इसी तरीके की कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है। जिस दिन दूसरा सदन इसको स्वीकार कर लेता है, यानी कि दूसरा सदन जिस दिन पास कर देता है, एक तो पहले एक सदन में आएगा, किसी में भी आओ, फिर दूसरे सदन में जाएगी प्रोसेस, और दूसरा सदन, बहुत ध्यान से सुनना है, दूसरा सदन जिस दिन उसे पास कर देता है उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अब आपके समझ में आ जानी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है। आया कुछ समझ में? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को किस तरीके से संसद के द्वारा हटाया जाता है। क्लियर? और ये बात हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट कि जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो निश्चित है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 में तो ये बात लिखी हुई है इम्पीचमेंट वाली, और आर्टिकल 62 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर ही भर लिया जाना चाहिए। क्लियर? यहाँ से एक जोरदार प्रश्न और बन जाता, कई बार परीक्षा में जब उसे पूछ लेगा, थोड़ा सा लिंक करके पूछेगा, लेकिन लैंग्वेज अलग होगी। जैसा कि आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बात सब जानते हैं। तो कई बार इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति भारत का अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो सीधी सी बात है, 6 माह के लिए ही अवधि खाली होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कितने समय तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है? 6 माह। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह। अब रिक्त स्थान कैसा भी हो, रिक्त स्थान कैसा भी हो, या तो राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटे हो। देखो, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान से मतलब होता है सीट खाली हो जाना, उससे मतलब नहीं है कि वो हटे कैसे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर हटे हो, भाई वो भी रिक्त स्थान में ही आएगा। हो सकता है राष्ट्रपति मृत्यु होने के कारण चले गए हो, तब भी रिक्त स्थान में आएगा। यानी कि त्यागपत्र देना और मृत्यु दोनों ही स्थिति में क्या होते हैं? पद रिक्त होते हैं। तो पद रिक्ति के संबंध में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और इसे अच्छी तरीके से सुन लें। भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह। ये अन्य तथ्य है जो याद रखना है कि भारत का जब राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। ये बात किस आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 62 में है स्टूडेंट। तो 61 में तो हटे, यानी कि इम्पीचमेंट, और 62 में ये वाली बात है कि यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र या मृत्यु के कारण अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो उनका पद 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ये बात आर्टिकल 62 में है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट इतनी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा मैं, जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद। ठीक, देखिए इसे ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है, बात समझ रहे हैं? विवाद का मतलब है राष्ट्रपति चुनने के बाद, मान के चलो किसी वजह से कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं और फिर बाद में शिकायत हो जाती है कि वे धांधली के कारण जीते हैं या ऐसे वैसे जीते हैं। तो उस स्थिति में सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि जो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद हैं उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है।
ये एक बेसिक सा क्वेश्चन भी है जो कांस्टेबल में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। दूसरा ये याद रखना किस आर्टिकल से करता है? 71। आपके दिमाग में होना चाहिए 71। क्लियर? बस याद रखने वाली योग्य जो बात है वो ये है, अब ये तो क्लियर है कि कोई अगर राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो अपना कार्य तो करेंगे, सीधी सी बात है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एकदम डिसीजन नहीं आने वाला है, कुछ समय तो प्रोसेस जाता ही है। क्लियर है भाई, कुछ समय तो प्रोसेस जाएगा ही। अब मुझे एक बात बताइए, इस बीच में भारत का राष्ट्रपति कुछ काम भी कर देगा जो चुने गए हैं, चाहे भले ही उन पर आरोप लगे हैं, मान के चलिए ये आरोप लगे कि भी गलत तरीके से जीते हैं, धांधली से जीते हैं, लेकिन वो बन तो गए हैं और बनने के बाद वो अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि चुनाव अवैध घोषित कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चुनाव गलत था, गलत तरीके से जीते। बात मेरी समझना है क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं, अन्य उच्चतम न्यायालय, कि वह व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बने हैं वह गलत तरीके से जीते हैं, यानी कि चुनाव अवैध है। तो दोस्तों इस बात को याद रखेंगे कि इस बीच में जितनी भी प्रोसेस चली, इस बीच में जितने भी काम किए भारत के राष्ट्रपति ने, वो सब वैध माने जाएंगे। जो उस समय राष्ट्रपति रहते हुए जो कार्य किए वो वैध माने जाएंगे, चाहे भले ही भारत के राष्ट्रपति हट जाएंगे, लेकिन इस अवधि के दौरान यानी कि जो बीच में वो कार्य कर गए वो वैलिड माने जाएंगे, वो वैध माने जाएंगे, यानी कि वो अवैध नहीं होंगे कार्य, वो वैध ही माने जाएंगे। ये बात पूरी कंसेप्ट याद रखना। क्लियर? यानी कि सीधी सी बात है, अनुच्छेद 71 में क्या है? अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित कर देते हैं, तो उस बीच में या उस निर्णय से पहले किए गए कार्य, उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जो उस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में किए हैं या भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किए हैं, वो वैध माने जाएंगे, यानी कि वैलिड माने जाएंगे। आया कुछ समझ में? तो ये इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कई बार बेहतर क्वेश्चन है और पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है जी? इसके बाद ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, आपने सुना होगा कई बार, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। क्लियर? हाँ, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अध्यादेश। हिंदी में अध्यादेश या फिर इंग्लिश में ऑर्डिनेंस। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए अध्यादेश होता क्या है। क्लियर? क्या होता है अध्यादेश? बताइए। क्या नियम जारी करना है? आप बताओ। किसी चीज को लागू करना। देखो क्या है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को, पहले तो ये याद रखना है कि अध्यादेश जो है वो तब लाया जाता है जब संसद के सदन सत्र में ना हो। सबसे पहली बात, यानी कि भाई आप लोग इस बात को जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बहुत विषय वस्तु है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। हमारे यहाँ कोई भी कानून बनाती है संसद बनाती है, मोस्टली कौन बनाती है? संसद ही बनाती है। ठीक भाई, ये सभी जानते हैं। हमारे यहाँ केंद्र में कानून कौन बनाता? संसद। और संसद के सदन सत्र में ना हो, यानी कि उस समय सदन की कार्यवाही ना चल रही हो, एक असामान्य भाषा में समझिए, और उस समय कोई ऐसा विषय अटक जाता है जिस पर कानून बनाना जरूरी है, और कानून बनते हैं हमारे कहाँ पर? संसद में, और संसद की कार्यवाही चल नहीं रही, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है अध्यादेश जारी करने का। अनुच्छेद 123 आपके जहन में होना चाहिए, याद रखने का भी आसान तरीका 1, 2, 3। आर्टिकल 123, इसके तहत अध्यादेश जारी किया करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
अब इस अध्यादेश का मतलब क्या है समझ लें। यानी कि जिस विषय पर कानून बनाना है उस विषय पर लेकर वो अध्यादेश जारी कर देते हैं। स्टूडेंट, वो जो अध्यादेश होता है ना, वो एक प्रकार का कानून ही होता है, ये मान के चलिए, और उसका बल और प्रभाव, यानी कि इंग्लिश में बोले तो फोर्स एंड इफेक्ट, बिल्कुल वही होता है जो एक संसद के बनाए गए कानून के द्वारा होता है। यानी कि अभी फिलहाल उतनी ही पावर है उसकी सेम, ये मान के चलिए बिल्कुल सेम पावर है। ठीक है, क्या उसे मैं बाद में बताऊंगा, वो एक अलग चीज़ है, ये भी एक पावर है। यानी इसमें मैं इस पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक जारी अध्यादेश और संसद के द्वारा बनाया गया एक कानून, दोनों की पावर समान है, अभी तक समान है। बहुत ध्यान से सुनिए। फिर क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि संसद सदन में ना बैठेगी, संसद के तो सत्र फिर से कार्यवाही चलेगी। जैसे ही संसद सत्र में बैठती है, यानी कि संसद के जो सदन हैं वो सत्र में जैसे ही बैठेंगे, समझ रहे हैं, जैसे ही वो वापस शुरू होगी कार्यवाही, तो उसके 6 सप्ताह की समाप्ति के अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन। स्टूडेंट, यहाँ एक बात याद रखने की है, यहाँ जो गलती करते हैं ना बहुत से स्टूडेंट, वो 6 माह कर देते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 माह वाला राग ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ अध्यादेश में आपको हमेशा 6 सप्ताह याद रखना है। अब आप सोचेंगे क्यों, मैं इसीलिए इस कीवर्ड को बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली यही गलती करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ही सदन की कार्यवाही चलेंगी, जब भी, तो चलने के 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के अंदर यदि संसद के सदन, वही दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यदि उस अध्यादेश को स्वीकार कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत हायर लेवल की बात है, यदि उस अध्यादेश को स्वीकार कर लेते हैं, किस अध्यादेश को, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया, उस अध्यादेश को स्वीकार कर लेते हैं दोनों सदन, तो वो जो अध्यादेश है वो एक्ट बन जाएगा, यानी कि वो एक कानून बन जाएगा आगे के लिए भी। और अगर दोनों सदनों में से एक ने भी अस्वीकार कर दिया तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों सदनों ने ही अस्वीकार कर दिया तो भी अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर दोनों सदन बैठने के, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बैठने के जैसे ही, यानी कि कार्यवाही स्टार्ट होगी और बैठने के दोनों सदन, बहुत ध्यान से सुनना है, बैठने के दोनों सदन जैसे ही बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, दोनों सदन उसे स्वीकार कर लें यानी कि पास कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो आगामी समय तक एक नया एक्ट बन जाएगा यानी कि कानून। अच्छा, आपने एक बात देखी यहाँ से गौर करके, हमारे यहाँ कानून भी कौन बनाती है, संसद, लेकिन अध्यादेश भले ही राष्ट्रपति ने जारी किया, बहुत ध्यान से सुनिए पॉइंट को, लेकिन लास्ट में जाकर कानून तभी बना जब संसद ने उसे क्या कर दिया, पास कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन इसमें आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अध्यादेश सिर्फ एक ऐसा कानून होता है जो कुछ ही समय के लिए आता है, तब लाया जाता है जब संसद की कार्यवाही नहीं चलती है, लेकिन फाइनली वो एक्ट तभी बनेगा जब संसद उसे पास कर देती है। क्लियर? एक महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये जो 6 सप्ताह की गणना है ये कब से होती है, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु बता रहा हूँ, बहुत डीप विषय वस्तु। ये जो 6 सप्ताह की गणना है ये कब से होती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मान के चलिए एक ही तारीख को बैठे हैं, 23 तारीख को, यानी कि दोनों सदन अगर एक साथ एक ही 23 तारीख को बैठे हैं, और एग्जाम्पल केवल समझाने के तौर पर एक ही तारीख को बैठे हैं 23 को, तो 6 सप्ताह की गणना या 42 दिन की गणना इसी 23 तारीख से होगी। और कई बार ऐसा भी तो होता है स्टूडेंट कि एक सदन पहले बैठ गया और एक सदन बाद में बैठेगा, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक साथ बैठेंगे। तो हमेशा याद रखना है, तब 6 सप्ताह की गणना हमेशा जब भी दूसरा सदन बैठेगा उसकी तारीख से होगी 6 सप्ताह की गणना।
यानी कि एक विशेष पॉइंट जो कि इसके लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर? तो ये पूरा तथ्य था इसका। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।